कहानी के पार्ट 5 को समझने के लिए पहले पार्ट 4 को देखें। सिंघानिया अपने घर पर अपने डैड के साथ बैठा किसी बिजनेस प्लान को डिस्कस कर रहा था और साथ में उसके साथ बैठा था भारत का एक बड़ा नेता। ये एक ऐसा बिजनेस प्लान था जो भारत में तबाही लाने वाला था, लेकिन कमाई के चक्कर में सिंघानिया अंधा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चाहे कुछ भी बर्बाद हो। वहीं दूसरी तरफ उस नेता की पार्टी को तो सिंघानिया से बड़ा चंदा मिलने वाला था, इसलिए उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे भविष्य में उस फैसले से भारत बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ डेविन गोल्डी और देवराज भी खुफिया काम में लगे हुए थे। उन तीनों का एक ही मकसद था, मोहित को बर्बाद करना। लेकिन उसी बीच उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक काले कारनामों से एक घर आज और बर्बाद हो चुका था, लेकिन पुलिस वालों ने तो इसे एक एक्सीडेंट केस बनाकर रफा दफा कर दिया था। कुछ दिन तक संदीप की बेटी डेविन के घर उन तीनों के साथ ही रही। इसी बीच उसने एक दिन की सारी बात उन्हें बता दी। फ्लैशबैक। संदीप घर पहुंचा ही था कि तुरंत उसके घर की बेल बजी। दरवाजा लॉक नहीं किया था संदीप ने, पर फिर भी ना जाने क्यों संदीप ने दरवाजा खोलने की बजाय दरवाजे के खोले से बाहर देखा। बाहर देखते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया, फिर तुरंत पलटा तो पीछे उसकी बेटी नन्ही खड़ी थी। संदीप ने नन्ही को गोद में उठा लिया और तेजी से अंदर आ गया। उतने में ही बाहर से आवाजें आने लगी। वो लोग दरवाजे का लॉक तोड़ रहे थे। संदीप को कुछ समझ में नहीं आया। उसने नन्ही को अलमारी में डाल दिया और बाहर आने के लिए मना कर दिया, साथ ही आवाज करने से भी मना कर दिया था। देवराज ने अपनी बच्ची को शोर सुनकर स्नीता बाहर आ गई। ये आप क्या कर रहे हैं? स्नीता ने झुककर अलमारी खोलना चाहा, पर संदीप ने स्नीता का हाथ पकड़ लिया। उस स्नीता से कुछ कहता या उसे छुपाता, उससे पहले ही उसी पल दरवाजा खुला और मोहित के साथ उसके सारे आदमी भी अंदर आ गए। स्नीता और संदीप अपनी अपनी जगह खड़े हो रह गए। मोहित अंदर आते ही सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। तुम मेरे घर से निकलो इसी वक्त, कहते हुए संदीप आगे बढ़ा। उसी पल मोहित के एक आदमी ने संदीप के सर पर अपनी गन के पिछले हिस्से से वार कर दिया। सुनीता की चीख निकल गई। वो संदीप के पास जाती, पर मोहित के दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया और साथ ही उसका मुंह भी दबा दिया। संदीप ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो मोहित के पास ही था तो मोहित ने उसके पैर पर लात मार दी और वो वहीं फर्श पर गिर गया। मोहित ने देवराज को देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे मुझसे उलझने का, प्रमोशन चाहिए? हाँ। इतना कहते ही मोहित ने संदीप को उसके बालों से पकड़ा और जोर से जमीन में घसीट दिया। 1 2 3 4 5 6। मोहित लगातार संदीप का सिर फर्श पर पटकता रहा जब तक उसकी जुबान से आवाज आनी बंद नहीं हो गई। संदीप ने छटपटाना और तड़पना बंद कर दिया। उसे खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। इन सब में फर्श पर खून फैल गया था और मोहित के हाथों पर भी। ये देखकर मोहित के एक आदमी ने मोहित की तरफ एक कपड़ा बढ़ाया तो मोहित ने अपने हाथ साफ कर लिया और वो कपड़ा उसने नीचे पड़े खून पर फेंक दिया। एक आदमी आगे आया और फर्श का खून भी साफ कर वो कपड़ा लेकर बाहर चला गया। स्थिता उस आदमी से छूटने के लिए छटपटा रही थी जिसने उसे पकड़ रखा था, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मोहित के इशारे पर उस आदमी ने सुनीता को छोड़ दिया। सुनीता गिरते गिरते बची और जल्दी से संदीप के पास पहुंच गई। वो उसे उठाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर सब बेकार था। संदीप अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। सुनीता किसी मूर्ति से बैठी संदीप को एकटक देख रही थी। ये सब नन्ही उस छोटे से अलमारी के होश से देख रही थी। वो हद से ज्यादा डर गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जाए या अपने मुंह से आवाज निकाले। वो बस उस अलमारी में बैठी देख रही थी। फ्लैशबैक खत्म हुआ। कुछ दिन के बाद संदीप की बेटी को देवराज ने अपनी फैमिली के पास ही भेज दिया और खुद अपने घर वापस आ गया। उन तीनों को यह मोहित और सिंघानिया की मौत चाहिए थी, पर उससे पहले उनका पूरा साम्राज्य भी खत्म करना था, जो पूरे शहर और शहर से बाहर बाहर तक उन्होंने फैला रखा था। ये कुछ दिन रिधि ने डेविन को देखा नहीं था। बाहर जाती थी वो इस उम्मीद से कि कभी तो वो दिखे, पर नहीं। घर आकर फिर से सॉन्ग सुनने लगती और टीवी ऑन छोड़कर ही सो जाती। रोज की सुबह, आज सुबह भी रिधि उठी तो टीवी ऑन था। जब नींद ना आए, जब याद सताए, जब दिल घबराए, जब गम तड़पाए,
इसे क्या कहते हैं मेरे रब तू बता। इश्क है इश्क, हाँ यही इश्क है। ये सॉन्ग टीवी पर आ रहा था तो रिद्धि ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मुझे तो नींद आती है, याद ये तो सताती है, पर दिल नहीं घबराता। और गम मुझे क्यों तड़पाने लगा भला। तभी एक आवाज आई, उसे तो तू ही तड़पा देगी। पीछे से मीनाक्षी की आवाज आई तो रिद्धि ने मुस्कुराकर कहा, अजीब, तड़पा देंगे। तो मीनाक्षी बोली, तू कितनी देर से उठी है, मुझे याद तो है ना, तुझे याद तो है ना आज हम घूमने और शॉपिंग पर जाने वाले हैं। मीनाक्षी ने रिद्धि को याद दिलाया और शिकायत करते हुए कहा। तो रिद्धि बोली, अब क्या करूं, जब से प्यार हुआ है और भी अच्छे से नींद आती है और ज्यादा भी आती है। कितने साल लग गए उसे देखे हुए, वो सपने में ही उसे देख लेती और हो जाती थोड़ी सी प्यार भरी बातें। रिद्धि ने कहा। मीनाक्षी उसे एकटक देखकर उसकी बातें सुन रही थी, फिर बोले, चल जा, जाकर तैयार हो जा। तभी रिद्धि बोली, मेरा रोमांस भी सुनेगी क्या। रिद्धि ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा तो मीनाक्षी ने उसके मुंह में तकिया मारते हुए कहा, तू तू अपना रोमांस अपने पास ही रख। कहकर मीनाक्षी चली गई। रिद्धि भी मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। उधर डेविन अपने रूम में बैठा लैपटॉप में कुछ डिटेल्स चेक कर रहा था। जब गोल्डी उसके रूम में आया तो गोल्डी बोला, इस बार वो जापान के ड्रग्स डीलर से मीटिंग करने वाले हैं, ये गोल्डी ने कहा। तो डेविन ने नजरें उठाते हुए कहा, हाँ, देवराज ने अभी भी बताया। तो डेविन बोला, तो अब क्या करें, गोल्डी ने पूछा। तो डेविन ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, चलो मीटिंग पर, और क्या। इतना कहकर वो बेड से नीचे उतरा और अपने कपड़े लेकर वो वॉशरूम में चला गया। गोल्डी भी रूम से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ तभी एक लग्जरी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। उसी के साथ कुछ लोग गाड़ी से बाहर आए और होटल के अंदर चले गए। सेम कलर के सूट में कुछ गार्ड्स उस होटल के अंदर घुस गए और किनारे किनारे खड़े हो गए, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह। उन गार्ड्स के बीच में पर्पल कलर का सूट पहने एक हैंडसम सा लड़का होटल के अंदर चला गया। उसके साथ ही एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था जो उस लड़के के डेट थे। ये दोनों ही जापान से आए थे, पर थे इंडिया के ही, जो जापान में अपना बिजनेस संभाल रहे थे, मिस्टर प्रकाश अंडानी और उनका बेटा जय अंडानी। उनके ठीक बाद एक और आदमी होटल के अंदर आया, उसके साथ ही उसका बेटा भी था। ये दोनों भी यहाँ मीटिंग के लिए आए थे, मिस्टर रोहित बजाव और विराज बाजवा। उसके बाद एंट्री हुई सिंघानिया और मोहित की। ये सब के सब थर्ड फ्लोर के प्राइवेट रूम में चले गए। तभी गोल्डी ने मिस्टर बजाव को और विराज को देखते हुए डेविन से कहा, अब ये दो नए नमूने कौन है। वो दोनों ही उसी होटल में थे। दोनों ने ही ब्लैक हुडी पहन रखी थी और सोफे पर मैगजीन लिए बैठे हुए थे। उनके जाने के बाद डेविन होटल से बाहर निकल गया बिना गोल्डी के सवाल का जवाब दिए। डेविन के इस हरकत से गोल्डी हैरान था, वो भी उसके पीछे निकल गया। तभी गोल्डी ने हैरानी से कहा, तू वापस क्यों आ गया। तो डेविन बोला, जो करना था वो तो कर दिया, डेविन ने कहा। तभी एक लड़का डेविन के सामने आया और उसे कुछ पेपर्स देकर चला गया। तो गोल्डी ने पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्या है। तो डेविन बोला, चल तुझे बताता हूँ। कहकर डेविन आगे बढ़ गया। गोल्डी भी उसके पीछे चल दिया। गोल्डी और डेविन दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। डेविन ने पेपर्स गोल्डी को थमा दिए तो गोल्डी वो पेपर्स पढ़ने लगा। पेपर्स पढ़ने के बाद उसने हैरानी से कहा, ये तो आज की डील के पेपर्स है। डेवी ने अपना सिर हिला दिया। वही दूसरी तरफ, यार मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिद्धि ने अपने हाथ में मौजूद आइसक्रीम की एक बाइट लेते हुए कहा। तो मीनाक्षी बोले, किस बारे में, समझ में नहीं आ रहा। मीनाक्षी ने अपना आइसक्रीम खाते हुए कहा। तो रिद्धि बोली, तेरे जीजू दिख नहीं रहे हैं, उस बारे में। रिद्धि ने जैसे ही कहा तो मीनाक्षी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इस चक्कर में उसकी आइसक्रीम भी नीचे गिर गई। वही रिद्धि नॉर्मली अपना आइसक्रीम चट करने में बिजी थी। तुम, मीनाक्षी ने कुछ कहना चाहा पर उससे पहले रिद्धि ने एक और इशारा करते हुए कहा, कॉटन कैंडी। रिद्धि की आंखों में ढेर सारी चमक आ गई। मीनाक्षी ने अपना सिर ना में हिला दिया। उसी पल रिद्धि ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और उसका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस क्रॉस करने लगी। रोड क्रॉस करके वो दोनों दूसरी तरफ आ गए जहां बहुत सारी कॉटन कैंडी लिए एक लड़का खड़ा था।
उस लड़के की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल के आसपास रही होगी। उस लड़के के बाल बिगाड़ते हुए रिधि ने उससे पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? तो लड़का बोला, जाता हूँ। उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा। तो रिधि भी मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? रिधि ने फिर उससे सवाल किया तो वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन। रिधि कुछ पल उस लड़के की मुस्कुराहट को देखती रह गई। उसके चेहरे पर जरा भी सिक्क नहीं थी। रिधि ने फिर उसके पास मौजूद सारी कॉटन कैंडी का प्राइस पूछा। वो लड़का एक बार में सारी कैंडी से प्राइस बता ही नहीं पाया। रिधि ने अपनी पॉकेट से 2-2 हजार के नोट निकालकर उसमें से 2 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। तो उस लड़के ने मासूमी से कहा, ये तो बहुत ज्यादा है। तो रिधि बोले, अच्छा तुम्हें कैसे पता? रिधि ने दोबारा से उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। तभी उस लड़के ने बेहद ही मासूमियत से कहा, रोज तो बस मेरे पास 700 या फिर 10-20 रुपए ही ज्यादा ही पाते हैं। तभी रिधि बोली, पर आज तो यहाँ बहुत सारी कैंडी है। कहकर रिधि ने उस बच्चे को सारे पैसे दे दिए और रिधि ने उन सब में से 3 कैंडी उस बच्चे को दे दी। वो बच्चा रिधि की तरफ देखने लगा तो रिधि ने कहा, ये सब तुम्हारे तुम्हारे नहीं, इसमें से एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी बहन के लिए और एक तुम्हारी माँ के लिए। तभी वो बच्चा बोला, पर क्यों? वो बच्चा रिधि को ध्यान से देखने लगा। तभी रिधि बोले, आज मेरा बर्थडे है ना, इसीलिए। रिधि ने मुस्कुरा कर कहा तो वो बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने तो वो तीनों कैंडीज ले ली। तभी वहाँ कुछ और बच्चे आ गए। रिधि ने धीरे धीरे वो सारी कैंडीज वहाँ आते बच्चों में बांट दी। लास्ट में कुछ कुछ कैंडीज बची तो उनमें से 2 उसने मीनाक्षी को देते हुए और खुद भी लेकर उसने उस लड़के से कहा, अब ये सारी तुम्हारी, अब हम मिलते हैं। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? वो रहा। उस लड़के ने एक और इशारा किया। एक छोटा सा घर था वहाँ। तभी वो लड़का बोला, अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। माँ और मिनी मेरी राह देख रही होगी। उस लड़के ने कहा तो रिधि ने फिर उससे पूछा, तुम्हारी बहन का नाम तो बहुत प्यारा है, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। आकाश, उस लड़के ने कहा तो रिधि मुस्कुरा कर बोले, बहुत प्यारा नाम है। उसके बाद रिधि मीनाक्षी के साथ वहां से चली गई और आकाश भी अपने घर चला गया। इधर डेविन और गोल्डी अब भी गाड़ी में बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी उसी होटल के बाहर खड़ी थी। डेविन ने अपना फोन निकाला और कुछ मैसेज टाइप कर उसने किसी को सेंड कर दिया। उधर मीटिंग रूम में मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मिस्टर अंडानी के सामने एक फाइल थी। वो सिंघानिया और बाजवा दोनों के साथ ही ये डील करने वाले थे, जिसमें सारा माल उनका होना था और सिंघानिया और बाजवा उसे सेल करके प्रॉफिट आपस में बांटने वाले थे, जिसमें से 50% हिस्सा मिस्टर अंडानी का था और बाकी के 50% बाजवा और सिंघानिया आपस में बांटने वाले थे। तभी जय ने पहले फाइल में मौजूद पेपर्स को पढ़ा। पेपर्स पढ़ते ही जय ने वो पेपर्स गुस्से में सामने टेबल पर पटक दिया। मिस्टर अंडानी ने हैरानी से जय की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? तो वो बोला, डैड, ये दोनों आपसे चीट करे हैं। पेपर्स पर साफ लिखा है कि ईयरली प्रॉफिट में ओनली 3% आपके और बाकी के 70% इन दोनों के हैं। जय ने अपनी लाल आंखों से बाजवा और सिंघानिया को घूरते हुए कहा। तभी मोहित और विराज अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और मोहित ने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने खुद वो पेपर्स तैयार करवाए हैं, उसमें साफ है कि प्रॉफिट में हिस्सा हमारा 50 और तुम्हारा 50% होगा। तभी जय ने मोहित को घूर कर देखा और फाइल वापस उठाकर उसके मुंह पर मारते हुए कहा, कोई डील नहीं होगी अब। चलिए डैड, जय ने कहा और अपने डैड और गार्ड्स के साथ होटल से बाहर निकल गए। मोहित भी गुस्से से वहां से निकल गया। विराज, बाजवा और सिंघानिया अभी भी वहीं थे और एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। ये डील हो जाती तो उन्हें करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला था, पर सब बर्बाद हो गया था। जय अपने डैड के साथ गुस्से में होटल से बाहर निकला। उन्हें देखकर उनसे कुछ ही दूरी अपनी गाड़ी पर बैठे डेवी ने कहा, मीटिंग सक्सेस हुई। देवराज देवराज से कहो कि इन पर नजर रखे, ये यहाँ किसी से मीटिंग ना कर पाए और अपना जहर अपने पास से रखे। गोल्डी ने अपना सिर हिला दिया और उसने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब जय अपने डैड के साथ वहां से जा चुका था। उनके जाते ही गोल्डी ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी, पर तभी उनकी नजर मोहित पर पड़ी, जो कि बेहद गुस्से में था। मोहित ने अपने गार्ड से अपनी गाड़ी मंगवाई और अकेले ही वहां से निकल गया। तभी डेविन बोला,
इस साइको के पीछे चले, डेवी ने कहा और गोल्डी ने गाड़ी मोहित के पीछे ही ले ली। मोहित गुस्से में था और वो कहाँ जा रहा था उसे खुद को नहीं होश था। गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी। अगर कोई सामने आ जाए तो मोहित तो उसे बचाने के लिए भी रुकने वाला नहीं था। मोहित ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी तो गोल्डी बोला, ये पागल आदमी इसी सिंघानिया ने खुला क्यों रखा है? गोल्डी ने गुस्से में कहा, लेकिन डेविन की नजरें बस सामने थी। वहीं दूसरी तरफ रिधि बोले, अब हम डी मॉल चलते हैं, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। रिधि ने खुश होते हुए कहा। उसके हाथ में कॉटन कैंडी थी और उसे वो बच्चों की तरह खा रही थी। मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा, वो बस रिधि के साथ चलने लगी थी। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक गाड़ी तेजी से मीनाक्षी की तरफ बढ़ी। तभी रिधि बोली, अंधा है क्या बे? कहते हुए रिधि ने मीनाक्षी को अपने पीछे खींच लिया। अचानक हुए इस इंसिडेंट से मीनाक्षी का दिल तो अभी भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। वहीं रिधि की कही बात सुनकर वो गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुक गई। रिधि तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, पर रास्ते में मीनाक्षी उसे वहां से खींच कर ले जाने लगे। तभी रिधि बोली, अरे यार तू छोड़ मुझे, मैं इस बेल बुद्धि की अक्कल आज ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। रिधि ने गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा। पीछे की गाड़ी में मौजूद डेविन अपना सिर मसलते हुए रिधि को ही घूर रहा था, तो सामने की गाड़ी में बैठे मोहित की भी नजर अब तक रिधि पर ही थी। एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर थी। तभी मीनाक्षी ने टैक्सी रुकवाई और रिधि को उसने टैक्सी में लगभग धकेल दिया और खुद भी तुरंत बैठते हुए उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया डी मॉल चलिए। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोहित जो उनसे कुछ दूरी पर था उसने भी अपनी गाड़ी उनकी टैक्सी के पीछे लगा दी। गोल्डी भी उसके पीछे था। डेविन को रिधि पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मोहित का रिधि के पीछे जाना कोई अच्छा साइन नहीं था। टैक्सी में बैठी रिधि गुस्से से मीनाक्षी को घूर रही थी, जबकि मीनाक्षी आराम से बैठी सामने देख रही थी। तभी मीनाक्षी बोली, मुझे घूरना बंद कर, और तुझे पता है तुझे खुद की फिक्र नहीं है, इसीलिए तू सबसे भिड़ती रहती है, पर मुझे तेरी फिक्र है, समझी? मीनाक्षी ने गुस्से और नाराजगी के भाव चेहरे पर लाते हुए कहा, तो रिधि ने अपना चेहरा फेर लिया। मीनाक्षी ने जब ये देखा तो उसने गहरी सांस ली और रिधि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। रिधि ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर मीनाक्षी ने नहीं छोड़ा। तो रिधि ने अब की बारी उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखें नम थी। तभी मीनाक्षी बोली, सॉरी, मुझे पता है कि तुझे भी मेरी फिक्र है, पर हर वक्त सबसे बहस करना या लड़ना भिड़ जाना सही नहीं है। अब चल, चुप कर जा, मुझे ये सेंटी रिधि बिल्कुल पसंद नहीं है। मीनाक्षी ने मुंह बनाकर कहा तो रिधि ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे भी तेरा लेक्चर नहीं पसंद है। तो मीनाक्षी का मुंह बन गया तो रिधि मुस्कुरा दी। थोड़ी देर के बाद उनकी टैक्सी डी मॉल के आगे रुक गई। मीनाक्षी ने टैक्सी को पैसे दिए और वो दोनों मॉल के अंदर जाने लगे। मोहित ने भी अपनी गाड़ी रोक दी, उसके साथ ही गोल्डी ने भी। रिधि और मीनाक्षी मॉल के अंदर जा ही रहे थे, इतने में ही एक लड़का मीनाक्षी को धक्का देते हुए आगे निकल गया, पर वो सिर्फ 2 ही कदम चल पाया था। इतने में ही पीछे से किसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। लड़के ने गुस्से में पलट कर देखा तो रिधि ने उसे पीछे खींचकर अपने पीछे करते हुए गुस्से में कहा, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रही तुझे? तो वो लड़का बोला, तुम्हें उससे क्या मतलब? कहकर उस लड़के ने रिधि को साइड करने के लिए हाथ उठाया ही था, कितने में ही रिधि ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। वो लड़का कहरा उठा तो रिधि बोले, जल्दी में हो तब भी देख कर और संभल कर चलो, वरना ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहेंगे जिस वजह से तुम लेट हो सकती हो। मुफ्त का ज्ञान है, रख लो। कहकर रिधि ने अपने सामने आए कुछ लटों को फूंक मार कर उड़ा दिया। लड़का बस रिधि का मुंह देखता रह गया। वही मोहित जो कि अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहा था, वो रुक गया और एकटक नजरों से रिधि को देखने लगा। रिधि जाने के लिए पलटने ही वाली थी कि उसकी नजर अपने गाड़ी में बैठे गोल्डी पर पड़ी, जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। गोल्डी को देखते ही रिधि की आंखों में चमक आ गई। वही मीनाक्षी बस रिधि को सब खत्म करके चलने के लिए कह रही थी। रिधि के साथ कहीं बाहर आना उसे बेहद ही रिस्की लगता था और उसके साथ ही उसे अच्छा भी लगता था, इसलिए दोनों ज्यादातर साथ ही रहते थे। तभी रिधि तेजी से गोल्डी की तरफ बढ़ गए। रिधि को अपनी तरफ आते देख गोल्डी ने खुद से ही कहा, ये आफत यहाँ क्यों आ रही है? तभी डेवी ने गोल्डी की तरफ कसी सा चढ़ा दिया और बोला, तू उसे क्यों देख रहा था? जानता है क्या उसे? डेवी ने नाराजगी से कहा। तभी गोल्डी बोला, नहीं, मैं तो बस गोल्डी ने कुछ कहना चाहा, पर डेवी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। तब तक रिधि उनके पास आ चुकी थी और उसने शीशे पर नोक किया।
तभी गोल्डी बोला, लगता है उसे कुछ चाहिए, मैं पूछ लेता हूँ। कहकर गोल्डी ने शीशा नीचे किया। इससे पहले गोल्डी रिधि से कुछ कहता, रिधि की नजरें डेविन पर पड़ गई और बोली, ओ एम जी, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। रिधि ने गाड़ी के अंदर अपना आधा सिर घुसाते हुए कहा तो गोल्डी का मुंह खुल गया और वो थोड़ा पीछे हो गया। डेविन ने रिधि को घूर कर देखा और गुस्से में कहा, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तभी रिधि बोली, पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने अपना नंबर बंद क्यों किया है। पहले अपना नंबर मुझे दो वरना यही धरना दे दूंगी, रिधि ने डेविन को धमकाते हुए कहा। तो गोल्डी ने हैरान होकर कहा, ऐसे कौन नंबर मांगता है। मैं, रिधि ने चिढ़कर गोल्डी को घूरते हुए कहा। फिर डेविन की तरफ देखकर उसने स्माइल करते हुए कहा, नंबर। तो डेविन बोला, चलो यहाँ से। डेविन ने रिधि को घूरते हुए गोल्डी से कहा। तभी एक आवाज है, तुम यहाँ क्या। रिधि मीनाक्षी रिधि के पास आकर कहने लगी, पर गोल्डी को देखकर वो चुप हो गई। गोल्डी ने भी उसे पहचान लिया था, पर उसने ज्यादा गौर नहीं किया। मोहित जो काफी देर से ये सब देख रहा था, वो अब अपनी गाड़ी से बाहर आ गया और सीधे डेविन की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तभी डेविन बोला, तुम दोनों गाड़ी में बैठो। डेविन ने मोहित की तरफ देखकर रिधि और मीनाक्षी से कहा, हम। मीनाक्षी हैरान थी। तभी रिधि बोले, ठीक है हम बैठ रहे हैं, पर उसके बाद मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। यह कहकर रिधि मीनाक्षी को लेकर गाड़ी की पिछली सीट में बैठ गए। डेविन हैरानी से रिधि को देखने लगा, पर वो उससे कुछ कहता उससे पहले रिधि मीनाक्षी के साथ गाड़ी के अंदर बैठ गई। डेविन ने अपना सिर झटक दिया। तभी रिधि ने अपना फोन निकालते हुए कहा, चलो अब अपना नंबर बोलो। तभी डेविन बोला, चल यहाँ से। डेविन ने गोल्डी से कहा और रिधि को पूरी तरह से उसने इग्नोर कर दिया। गोल्डी ने भी मोहित को देख लिया था, इसलिए उसने स्पीड से गाड़ी निकाली। वो भी मोहित को एकदम से उड़ाने के मूड में ही था, पर मोहित फौरन साइड हो गया और गुस्से में उस जाती हुई गाड़ी को देखने लगा। कुछ दूर जाने के बाद डेविन ने मीनाक्षी से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। तभी रिधि बोली, तुम मुझसे भी पूछ सकते थे। मीनाक्षी के कुछ कहने से पहले ही रिधि ने डेविन की इससे शिकायत की। डेविन ने अब भी रिधि को इग्नोर कर दिया और मीनाक्षी की तरफ देखने लगा। तो मीनाक्षी ने अपना एड्रेस दे दिया और कहा, पर हमें तो शॉपिंग पर जाना था। तो डेविन बोला, यहाँ पास में जो जो भी मॉल हो वहाँ गाड़ी रोक देना। डेविन ने गोल्डी से कहा। तो रिधि फिर बोली, तुमने तो हमसे हमारा एड्रेस पूछ लिया पर अपना नहीं बताया, चलो बताओ और साथ में नंबर भी। डेविन ने रिधि की तरफ नहीं देखा और उसने अपने कान में ईयरफोन ठूस लिए। रिधि का मुंह खुला रह गया और उसने चिढ़कर डेविन के कान से हेडफोन निकाल दिया। उसी पर गोल्डी ने गाड़ी रोक दी, वरना रिधि ने दोबारा थप्पड़ खाने का पूरी तरह से मूड बना लिया था। डेव ने गुस्से से रिधि की तरफ देखते हुए कहा, उतरो गाड़ी से। तो रिधि बोली, नहीं, हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे ना। जब मर्जी अपनी गाड़ी में बिठा लिया, जब मर्जी उतार दिया, रिधि ने मुंह बनाकर कहा। तभी डेवी ने गुस्से से अपना हाथ अपने बालों पर फेरा। तो रिधि बोली, है जब तुम अपनी जुल्फों को अपने हाथों से समेटते हो ना, बाय गॉड बवाल लगते हो एकदम। दिल तो करता है कि तुम्हें अभी लेकर भाग जाओ। रिधि बोल दे रही थी कि मीनाक्षी ने एकदम से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। गोल्डी मुंह खोले रिधि को ही देख रहा था और डेविन गुस्से से। तभी रिधि ने झटके से मीनाक्षी का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोले, यार सिर्फ बता रही हूँ। तभी रिधि ने झटके से मीनाक्षी का हाथ अपने मुंह से हटाया और बोली, यार सिर्फ बता रही हूँ, ये भागने का मन करता है। इतनी भी बेशरम नहीं हूँ कि तुम दोनों के सामने से इसे लेकर भाग जाऊं। ये सब तो टॉप सीक्रेट होता है ना। रिधि ने रिधि के टॉप सीक्रेट बोलने पर तो गोल्डी और मीनाक्षी उसे और अजीब नजरों से देखने लगे। तभी डेविन गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला और फौरन गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर रिधि को भी खींचकर बाहर निकाल दिया और बोला, बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत बकवास सुन ली मैंने। आइंदा मेरे सामने अपनी शक्ल लाने की जरूरत नहीं है। डेविन ने जितना सीरियस उस गुस्से से कहा, रिधि ने उतनी ही मासूमी से कहा, पर मैं अपनी शक्ल घर छोड़ नहीं सकती। डेविन को इतना ज्यादा गुस्सा आया उस पल कि उसने अपना हाथ जोर से गाड़ी की रोक पर मारा। रिधि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर तुरंत उसने डेविन का हाथ देखना चाहा, पर डेविन ने गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए कहा, दूर रहो। रिधि खामोशी से डेविन की आंखों में देखने लगी, जहां सिर्फ गुस्सा और गुस्सा भरा हुआ था। तभी रिधि बोले, आई लव यू। रिधि ने डेविन की आंखों में देखते हुए कहा। गोल्डी और मीनाक्षी भी उनके पास आ चुके थे। तभी डेविन ने रिधि की बाहें पकड़कर गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी गोल्डी बोला, यार क्या कर रहा है, उसे लग रही है। गोल्डी ने डेविन से रिधि को छुड़ाते हुए कहा,
तो डेविन बोला, तूने सुना ना, ये लड़की क्या बकवास करी है। हम सिर्फ इसकी हेल्प कर रहे थे, वरना। डेविन अभी भी रिद्धि को घूर रहा था। रिद्धि की आंखें नम हो गई थी, पर फिर भी वो मुस्कुराकर बोली, तुम चाहे कितना भी खुद को रोक लो, तुम मेरे होकर ही रहोगे। तो डेविन बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, समझी। ये आखिरी बार है जो तुम मेरे सामने हो। तुम्हारा होना तो दूर, मैं तो तुम्हारी शकल भी नहीं देखूं। डेविन का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गोल्डी ने अब भी उसे पकड़ रखा था। तभी रिद्धि बोली, आखिर क्यों, क्यों तुम मेरे नहीं हो सकते। रिद्धि ने अब की बार चिढ़कर कहा। तो डेविन बोला, क्योंकि मैं पहले ही किसी और का हूं। डेविन ने अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। रिद्धि ने हैरानी से अपनी पलकें झपकी, पर रिद्धि ने अपना मुंह खुला ही था। इतने में ही डेविन ने उसे टोकते हुए कहा, बस, और एक शब्द नहीं। एक बार कह दिया ना, जाओ यहाँ से, तो बस जाओ। आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। डेविन ने अब उसके नजरें फेर कर गुस्से में कहा, और गोल्डी से खुद को छुड़ाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तभी रिद्धि ने मुस्कुराकर कहा, मंजर है तेरे सारे सितम, पर तुझसे दूर तो हम जाने से रहे मेरे सनम। यू। डेविन ने उसकी तरफ पलटकर अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई ही थी। इतने में ही रिद्धि ने डेविन की उंगली में खुद की उंगली फंसाते हुए कहा, यू लव मी एंड आई लव यू। तभी मीनाक्षी बोली, बस कर, क्यों ड्रामे कर रही है। मीनाक्षी ने रिद्धि का हाथ पकड़कर धीरे से कहा। रिद्धि ने जब देखा कि ज्यादा ही ओवर हो गया है, तो उसने अपने दांत दिखा दिए और बोली, तुम्हारी गलती है। तुम क्या सोचते हो, गुस्सा करके या कुछ भी कहानियां सुनाकर मुझसे दूर हो जाओगे या मुझे खुद से दूर कर लोगे, तो तुम गलत हो। रिद्धि ने डेविन से कहा, फिर गोल्डी की तरफ देखकर बोली, मेरे भाई, प्लीज अपने जीजू से कहो कि मेरे बारे में थोड़ा सोचे। मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। कहकर रिद्धि मीनाक्षी के साथ वहां से भाग गई। डेविन और गोल्डी बस उन्हें देखती रह गई। जीजू, गोल्डी ने हैरानी से कहा। तभी डेविन बोला, चल यहाँ से, अब ये लड़की दिखे भी तो इसे इग्नोर कर देना। डेविन ने गुस्से में कहा। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। गोल्डी ने एक नजर डेविन की तरफ देखा, फिर वो दोनों ही जाकर गाड़ी में बैठ गए। तभी गोल्डी बोला, वैसे तूने बताया नहीं कि तूने पेपर्स बदले कैसे। गोल्डी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए डेविन से पूछा। तभी मोहित की गाड़ी सीधा उस होटल के आगे जाकर रुकी जहां मिस्टर अंडानी और जय ठहरे हुए थे। तभी डेविन बोला, जिसने मुझे ये पेपर्स ला कर दिए वो सिंघानिया का ड्राइवर था। डेविन ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा। तभी गोल्डी ने हैरानी से कहा, पर उसने तेरी बात कैसे मान ली। तो डेविन बोला, क्योंकि वो भी उसी अनाथ आश्रम से है जहां से मैं हूँ। डेविन ने कहा, और वो अब भी गाड़ी के बाहर देख रहा था। तभी गोल्डी बोला, वैसे उस लड़की के बारे में क्या सोचा तुमने। गोल्डी ने कहा, गाड़ी ड्राइव करते हुए डेविन से पूछा। डेविन ने गुस्से में गोल्डी की तरफ देखा और बोला, गाड़ी रोको। डेविन ने गोल्डी को घूरते हुए कहा, क्यों। गोल्डी ने हैरानी से कहा। तो डेविन बोला, मैंने कहा गाड़ी रोको। अब की बार डेविन ने थोड़ा ज्यादा गुस्से के साथ कहा, तो गोल्डी ने फौरन गाड़ी रोक दी। तो डेविन बोला, अब गाड़ी से नीचे उतरो। डेविन ने कहा। तो अब की बार गोल्डी ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप गाड़ी से उतर गया। डेविन ने फौरन गाड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया, और गोल्डी कुछ समझता उससे पहले वो तेजी से वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। गोल्डी हैरानी से उस स्पीड से जाती गाड़ी को देखता रह गया। फिर उसका अपना सिर झटके वो टैक्सी देखने लगा। कुछ देर के बाद उसे अपनी तरफ एक टैक्सी आती दिखी। गोल्डी ने टैक्सी रुकवाई, पर वो उसके सामने रुकी नहीं, बल्कि थोड़ा आगे जाकर रुकी। गोल्डी फौरन टैक्सी के पास पहुंचा तो देखा कि अंदर रिद्धि और मीनाक्षी थे। तुम। गोल्डी ने हैरानी से कहा। तभी रिद्धि ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ हम। पर तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो, और तुम्हारे जीजू कहाँ हैं। तो गोल्डी ने खींचते हुए कहा, वो मेरा दोस्त है। तो रिद्धि ने फिर सवाल किया, हाँ पता है, पर वो है कहाँ। तो गोल्डी बोला, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। गोल्डी ने कहा। तो रिद्धि ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, मतलब जरूर गलती तुम्हारी होगी, तो अब रहो अकेले। तभी गोल्डी बोला, पर मैंने तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात की थी। गोल्डी ने रिद्धि पर अपनी नजर गड़ाते हुए कहा, क्या। रिद्धि ने खुश होते हुए कहा। तो गोल्डी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी रिद्धि बोली, फिर तो तुम गलत हो ही नहीं सकते। रिद्धि ने खुशी से कहा। तो गोल्डी उसे घूरने लगा। तो रिद्धि कहती है, अच्छा चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। रिद्धि ने कहा। तो गोल्डी ने अपना सिर हिला दिया और सामने बैठ गया। सामने लगे मिरर से अचानक उसकी नजर मीनाक्षी पर पड़ी, जो तब से उसे ही एकटक देख रही थी जब से वो उसके सामने आया था। गोल्डी ने फौरन अपनी नजरें फेर ली,
पर मीनाक्षी की नज़रें वो अब भी खुद पर महसूस कर पा रहा था, जिस वज़ह से उसे चिढ़ मच रही थी, पर वो कुछ कह भी नहीं रहा था। कुछ देर के बाद गोल्डी के घर के बाहर टैक्सी रुकी, तो गोल्डी फ़ौरन बाहर आ गया। उसने टैक्सी वाले को उसके रुपए दे दिए और घर की तरफ जाने लगा। तभी रिद्धि बोली, "तुम हमें अपने घर नहीं बुलाओगे?" रिद्धि ने जाते हुए गोल्डी को टोका, तो उसके कदम एकदम से ठिठक गए। गोल्डी ने रिद्धि की तरफ देखा तो वो मासूमी से पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। जब उसकी बहन को उससे कोई बात मनवानी होती थी तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती थी। गोल्डी की आंखों के सामने बरबस से अपनी बहन रिद्धि का चेहरा आ गया। तभी रिद्धि बोले, ठीक है, रहने दो। रिद्धि ने गोल्डी को चुप देखा तो उदासी से कहा, अंदर चलो। गोल्डी ने कहा और बिना उनकी तरफ देखे वो अंदर आ गया। रिधि भी खुशी से घर की तरफ बढ़ गई। मीनाक्षी भी अब कुछ नहीं बोली और रिधि के पीछे चली गई। उधर डेविन सामने बैठा गोल्डी का इंतजार कर रहा था। तभी गोल्डी अंदर आया। गोल्डी को देखते ही डेविन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल आई था, पर तभी उसकी नजर गोल्डी के पीछे आती रिधि पर पड़ी और उसने अपना मुंह बंद करके गुस्से से गोल्डी की तरफ देखा तो गोल्डी बोला, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने सही सलामत पहुंच गया। गोल्डी ने डेविन को लुक देते हुए कहा, तो डेविड ने वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। तो रिद्धि बोले, इसे किसी ने सिखाया नहीं कि गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? रिद्धि ने अपनी नाक सिकोड़ कर डेविन को घूरते हुए कहा। तभी गोल्डी बोला, तुम गेस्ट हो?" गोल्डी ने रिद्धि की तरफ देखते हुए सवाल किया। तो रिद्धि बोले, तो तुम्हें क्या लग रहा है? कहते हुए वो घर को देखने लगे। वैसे घर काफी अच्छा है, सोच रही हूँ कि यहीं शिफ्ट हो जाऊं। रिद्धि ने कहा तो गोल्डी धीरे से बोला, ये लड़की पागल है क्या? तभी एक आवाज आई, हाँ थोड़ी सी। मीनाक्षी ने गोल्डी के बगल में आते हुए कहा। तो गोल्डी ने अपना मुंह बंद कर लिया। उधर अपने रूम में बैठा डेविड नीचे से आती आवाजें सुन रहा था, जहां सिर्फ और सिर्फ रिद्धि की बक बक करने की आवाज आ रही थी। अब तो गोल्डी भी उसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोहित गाड़ी से बाहर आया और सीधे होटल के अंदर चला गया। उसने रिसेप्शन पर बैठे लड़के से कुछ पूछा। लड़के का जवाब सुनकर उसे गुस्सा आ गया। मिस्टर अंडानी ने उन लोगों को यही बताया था कि वो इसी होटल में ठहरेंगे, पर यहाँ उसे ये सुनने को मिल रहा था कि यहाँ तो उस नाम का कोई भी आदमी ठहरा ही नहीं। मोहित ने गुस्से में वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ जय अंडानी बोला, हम वापस कब चल रहे हैं डैड? आपको पता है ना, यहाँ के लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। जय ने नफरत से कहा। वो अपने डैड के साथ होटल रूम में था। तभी उसके डैड बोले, मैंने मनीष को कह दिया है, आज ही कोई फ्लाइट बुक कर दे। मिस्टर अंडानी ने कहा तो जय रूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ विराज बाजवा ने अपने डैड से कहा, आपको पता है डैड, माँ की लाडली इसी शहर में है। विराज ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा। तो उसके डैड बोले, फोन करो उसे। मिस्टर बाजवा ने कहा। तो विराज ने अपना सिर हिला दिया और अपना फोन निकाल कर उसने एक नंबर डायल किया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि की बकबक अभी भी चालू थी, पर तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बाहरी फ्लैश हो रहा था। वो चुप हो गई और जल्दी से फोन लेकर वो बात करने लगी। तभी उधर से आवाज आई, कहाँ हो तुम? सामने से आई इस कठोर आवाज को सुनते ही रिद्धि ने एकदम से कहा, मैं रूम पर हूँ भाई, आप? इससे पहले कि रिद्धि और कुछ कहती, सामने से फिर एक आवाज उभरी, हाँ वहीं आ रहे हैं। तभी रिद्धि ने एकदम से कहा, नहीं। तो सामने एक पल कुछ खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद, हम आ रहे हैं कहकर सामने से रिद्धि के भाई ने कॉल एंड कर दिया। रिद्धि कुछ देर तो फोन को घूरती रही, फिर जल्दी से अंदर जाकर मीनाक्षी से बोली, चल जल्दी, भाई आए हैं यहाँ। कहकर वो मीनाक्षी को खींचकर वहां से ले गई। मीनाक्षी ने एक बार पलटकर गोल्डी की तरफ देखा, तो इस बार गोल्डी ने अपनी नजरें नहीं फेरी, बल्कि उसे ही देख रहा था। वहीं उसके जाने के बाद डेविन अपने रूम से बाहर आया। इससे पहले वो गोल्डी से कुछ पूछता, गोल्डी पहले ही बोल पड़ा, यार वो इतनी भी बुरी नहीं है, और वैसे भी उसने मेरी हेल्प की तो मैंने उसे बुला लिया। वैसे मेरी उससे फ्रेंडशिप ही हो गई है। गोल्डी ने डेविन को देखते हुए कहा। तो डेविन ने गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद कर, कहकर वो घर से बाहर जाने लगा। तो गोल्डी ने डेविन को रोकते हुए कहा, अब कहाँ जा रहा है? तो डेविन बोला, आज ट्यूसडे है। इतना कहकर डेविन वहां से चला गया। तो गोल्डी ने अपना सिर हिला दिया और अपने रूम की तरफ चला गया। इधर रिद्धि और मीनाक्षी को टैक्सी मिल गई और वो दोनों ही घर के लिए निकल गए। रिद्धि आपस में अपने हाथ रगड़ते हुए टैक्सी से बाहर देख रही थी और मीनाक्षी उसे। तभी मीनाक्षी बोले, तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। मीनाक्षी ने रिद्धि के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, पर रिद्धि खामोश सी रही। दिन भर बक बक करने वाली रिद्धि को इसे खामोश देखकर मीनाक्षी को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर के बाद उनकी टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। रिद्धि तेजी से टैक्सी से बाहर
उतरी और मीनाक्षी भी पैसे देकर टैक्सी से बाहर आई। रिद्धि और मीनाक्षी दोनों ही घर की तरफ बढ़ गए। रिद्धि ने घर के अंदर कदम रखा ही था कि इतने में ही किसी ने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ इतनी जोर से रिद्धि को पड़ा था कि रिद्धि संभल नहीं पाई और सीधे नीचे जाकर गिर पड़ी। ये देखकर मीनाक्षी ने भी एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो बुरी तरह घबरा कर रह गई, पर फिर उसने खुद को संभाला और तेजी से रिद्धि की तरफ बढ़ गए। रिद्धि को तो जैसे पहले ही पता था कि होना तो यही था उसके साथ। उसने अपनी नजरें उठाकर देखने की कोशिश नहीं की कि उस पर हाथ उठाने वाला आखिर कौन था। सामने मिस्टर बाजवा खड़े थे, जो गुस्से से रिद्धि को ही घूर रहे थे। मीनाक्षी रिद्धि की तरफ बढ़ी तो पीछे से विराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रिद्धि से दूर कर दिया। मीनाक्षी अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर विराज की पकड़ से वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। ये सब देखकर मीनाक्षी की माँ आगे आकर बोली, ये आप क्या करे हैं? आप दोनों तो कह रहे थे कि आप दोनों रिद्धि के पिता और भाई हो, तो आप अपनी ही बच्ची के साथ। तभी एक आवाज आई, चुप, बिल्कुल चुप। आपको कोई हक नहीं हमारे बीच में कुछ भी बोलने का, कहकर विराज ने मीनाक्षी को उसकी माँ के ऊपर लगभग धकेलते हुए कहा, आप दोनों बीच में आने की कोशिश भी मत करना, कहकर विराज आगे बढ़ा और उसने रिद्धि के बाहें पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और बोला, तूने कहा था कि हम तुम पर नजर ना रखें, ठीक है, पर तू क्या अपने घर के संस्कार भूल गई? रात के 8 बज रहे हैं और ये बेहुदा कपड़े पहनकर तू कहाँ गई थी? विराज ने गुस्से में कहा। भाई, वो रिद्धि कुछ कह ही नहीं पाई। उसे बार बार अपनी माँ का ख्याल आ रहा था। तभी एक आवाज आई, अपना घर छोड़कर तुम यहाँ हमारी नाक कटाने आई हो। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बहुत मनमानी हो गई। अब चलो यहाँ से, मिस्टर बाजवा गरजते हुए बोले। तभी रिद्धि बोली, मैं नहीं जाऊंगी वहां। अब की बार रिद्धि ने अपने पापा की आंखों में देखते हुए कहा। मिस्टर बाजवा गुस्से से भर गए और उन्होंने एक और थप्पड़ रिद्धि के गाल पर मार दिया। रिद्धि के गाल पर उंगलियों के निशान उभर गए। वो एकदम से लड़खड़ा गए, पर विराज ने उसे संभाल लिया और बोला, पापा, घर चलकर बात करते हैं, विराज ने कहा। तो मिस्टर बाजवा गुस्से में घर से बाहर निकल गए। तभी विराज बोला, अब तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकेगी, चल, कहकर विराज रिद्धि को अपने साथ ले जाने लगा। तो रिद्धि बोले, भाई, आपने मुझसे कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, रिद्धि ने विराज से खुद को छुड़ाते हुए कहा। तो विराज बोला, पर तू, तेरा क्या है? हाँ, तू तो अपने भाई के साथ नहीं है। अब तेरा और माँ का कोई ड्रामा नहीं चलेगा, समझी? पापा ने तेरे लिए लड़का देखा है, जो अगले 2 हफ्ते के बाद आ रहा है। वैसे भी तब तो तुझे मिलना ही होगा। तो अब अभी चल, अपने घर पर रहकर कुछ दिन में थोड़ी तमीज और ढंग के कपड़े पहनने सीख ले। 2 साल में जो तू भूल गई, वो सब तुझे वापस से सीखना होगा, विराज ने कहा। वो अब रिद्धि को लेकर गाड़ी के पास आ गया। उसने रिद्धि को गाड़ी के अंदर लगभग धकेल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी वहां से निकाली। मीनाक्षी घर के बाहर निकलकर रिद्धि को जाते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविन एक बेंच में बैठा था। आसपास पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, जिसे डेविन एकटक देख रहा था। ये वो जगह थी जहाँ रिद्धि का एक्सीडेंट हुआ था। हर ट्यूसडे डेविन यहाँ आकर बैठ जाया करता था। ना जाने कितना ही वक्त वो ऐसे ही बैठे बैठे गुजार देता था। अभी भी रात के 11 बज रहे थे और डेविन वैसे का वैसा बैठा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डेविन ने बिना देखे ही कहा, तू यहाँ क्या कर है? तो एक आवाज है, बहुत देर हो गई है, अब चल यहाँ से, गोल्डी ने कहा। तो डेविन ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, तू जा यहाँ से। वैसे भी तू तो अपनी बहन रिद्धि को भूल गया है, डेविन ने नाराजगी से कहा। तो गोल्डी ने गुस्से में कहा, अच्छा, मैं रिद्धि को भूल गया हूँ? तू भूल रहा है? करूँ? मैं रिद्धि के साथ बचपन से हूँ और तू अभी भी आया था उसकी लाइफ में और तू कह रहा है कि मैं उसे भूल गया। तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ अपनी बहन को। तभी डेविन को एहसास हुआ उसे ऐसा नहीं कहना था। डेविन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, कितने में ही गोल्डी ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी बहन कभी भी नहीं चाहेगी कि तू उसके याद में यहाँ आकर ऐसे ही घुटते रहे। वो हमेशा से ही सबसे सबके मुस्कुराने की वजह बनना चाहती थी, आंसुओं की नहीं, और इसलिए उसके लिए रोना छोड़कर मुस्कुराना सीख, कहकर गोल्डी वहां से चला गया। डेविन भी उठकर तेजी से गोल्डी के पीछे चल दिया। गोल्डी डेविन से अच्छा खासा नाराज था, जो डेविन भी समझ रहा था। पूरे रास्ते गोल्डी खामोश था, तो वहीं डेविन बस गोल्डी को ही देख रहा था, जो उसे इग्नोर कर रहा था। घर पहुंचते ही गोल्डी बिना डेविन की तरफ देखे अंदर चला गया। डेविन ने गहरी सांस ली और वो भी अंदर चला गया। गोल्डी अपने बेड पर लेटा एकटक छत को घूर रहा था।
तभी उसे किसी के आने की आहट हुई और उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। डेवी ने गोल्डी के रूम में आया तो गोल्डी को सोते देख वो उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, और कितनी देर तक तू ऐसे ही नाराज रहने वाला है? डेवी ने कहा। पर गोल्डी अब भी वैसे ही खामोशी से लेटा था। डेवी ने कहा, देख तू जानता है कि मुझे मनाना नहीं आता, इसलिए चुपचाप मान जा, वरना मैं भी तुझसे नाराज हो जाऊंगा। डेवी ने कहा तो गोल्डी उठकर बैठ गया और उसे घूरने लगा। डेवी ने गोल्डी को खींचकर अपने गले से लगा लिया और कहा, माफ कर दे यार, आगे से तेरी सारी बातें मानूंगा, पर सिर्फ वही जो मानने लायक हुई। डेवी ने कहा तो गोल्डी बस मुस्कुरा दिया और बोला, चल अब चल कर खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। गोल्डी ने मायूस होते हुए कहा तो डेवी ने गोल्डी को घूरते हुए कहा, तूने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? तो गोल्डी बोला, तेरे साथ खाने का मन था, चल अभी भी सच में बहुत भूख लगी है। गोल्डी ने कहा तो डेव ने उसके साथ चल दिया। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 घंटे के सफर के बाद रिद्धि फाइनली अपने घर पहुंच चुकी थी। बड़े से दरवाजे के अंदर मिस्टर बाजवा की गाड़ी एंटर हुई। वहां बहुत सारे गार्ड्स थे जिन्होंने गाड़ी देखते ही अपना अपना सिर नीचे कर लिया। गाड़ी ने जैसे ही वो बड़ा सा दरवाजा पार किया, उसके सामने बड़ा सा हवेली नुमा घर था और उसके सामने बड़ा सा गार्डन जहाँ बहुत से खूबसूरत पेड़ पौधे सलीके से लगे हुए थे। रिद्धि गाड़ी से बाहर आई और अंदर चले गए। सामने ही उसे उसकी माँ दिख गई, साड़ी पहने, सिर पर पल्लू डाले। वो रिधि को हैरानी से देख रही थी। रिधि अपनी नजरें हटाई और सीधे अपने रूम में चले गए। रूम में आते ही रिधि ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कितने समय के बाद वो अपने घर आई थी और अपने रूम में बड़ा सा कमरा था। ब्लू और वाइट कलर से सजा वो कमरा किसी राजकुमारी के कक्ष के समान था। उस कमरे में हर जरूरत की चीजें थी। बेड पर ब्लू और वाइट कलर के बहुत बड़े टेडी भी थे। रिद्धि अपने कबड़ के पास आए। उसने कबड़ खोला। उसका कबड़ भी खूबसूरत तरीके से सजा था। हर चीज अपनी जगह पर थी। हर ड्रेस के मैच करते सैंडल्स भी कबड़ के नीचे वाले सेल पर थे। रिद्धि ने उन कपड़ों में से एक ड्रेस निकाल लिया और चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद रिद्धि चेंज करके आई तो उसका लुक पूरी तरह से चेंज था। ग्रीन कलर के सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अपने बालों की उसने गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी जिसमें एक लट उसने अपने गाल पर निकाल रखा था, जो उसके क्यूट से चेहरे पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। रिद्धि ने बाहर जाने के लिए रूम का दरवाजा खोला ही था। इतने में ही एक 6 साल की छोटी सी बच्ची आकर उससे लिपट गई। बुई, उस लड़के ने प्यार से कहा तो रिद्धि मुस्कुरा उठी। रिद्धि ने उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा, अरे मेरी चिंकी। चिंकी ने अपनी बुई को मिस किया। चिंकी ने अपना छोटा सा सिर जोर से हाँ में हिलाते हुए अपनी छोटे छोटे दोनों बाहें फैला दी और बोले, इन्ना सारा। तो रिधि बोली, भूई ने भी अपनी चिंकी को बहुत मिस किया। कहकर रिधि ने चिंकी के दोनों गालों को चूम लिया। चिंकी मुस्कुरा दी। वही मिस्टर बाजवा और विराज सोफे पर बैठे थे। जब रिधि की माँ कमला बाजवा ट्रे में पानी लेकर आई, मिस्टर बाजवा ने पानी का गिलास उठा लिया। तभी रिधि की माँ बोले, आप रिधि को जबरदस्ती ले आए? कमला ने आराम से पूछा। उनकी बात सुनते ही मिस्टर बाजवा ने हाथ में रखे गिलास का पूरा पानी कमला के ऊपर डाल दिया और गुस्से से बोले, कितनी बार कहा है, मुझसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? कहकर मिस्टर बाजवा गुस्से में वहां से चले गए। तो विराज बोला, माँ क्या माँ, आप भी ना क्यों बार बार पापा को गुस्सा दिला देती है? कहकर विराज भी घूरता हुआ वहां से चला गया। कमला अब भी वैसे ही खड़ी थी। जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कमला ने पलट कर देखा तो पीछे मधु, विराज की पत्नी, खड़ी थी। मधु ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उस पर खुले बालों में सिर पर पल्लू लिया हुआ था। स्लीवलेस गोल्डन ब्लाउज, हाथों में नाम मात्र की कुछ चूड़ी, गले में मंगलसूत्र और हाथ में सिंदूर देखने में और मांग में सिंदूर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे से ही उसका घमंड साफ झलक रहा था। फिर वो बोले, जब आपको पता है कि आपके पति परमेश्वर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, तो फिर क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाती रहती हैं आप? मधु ने अपनी सास को ताना मारते हुए कहा। तभी किसी ने मधु का हाथ कमला के कंधे से झटक कर दूर कर दिया। मधु ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने रिधि को देखकर वो चिढ़ गई। रिधि की गोद में अब भी चिंकी थी। तभी रिधि बोली, बड़ों से बात करने की आपको जरा भी तमीज नहीं है ना? रिधि ने गुस्से में अपनी भाभी को घूरते हुए कहा। तभी मधु आगे बढ़ी और चिंकी को अपनी गोद में ले ली और बोली, तमीज सीखने की जरूरत तुम्हें है, समझी? बाहर रहकर जितने गुल खिलाने थे खिला लिए, अब तरीके से रहना सीखो। कुछ दिन में ही अनुज तुम्हें देखने आ रहा है, तो उसके हिसाब से ढल जाओ। कहकर मधु वहां से चल दी। अब जानते हैं कि रिधि का अतीत ज्यादा बड़ा परिवार नहीं था रिधि का, पर वहां रहने वालों के दिल तो बहुत परिवार से भी छोटे थे। बस एक माँ ही थी जो हमेशा उसका साथ देती। पापा और भाई भी प्यार करते थे।
पर उतनी ही पाबंदियां लगा रखी थी उस पर। कुछ भी गलतियां होने पर प्यार से समझाया नहीं बल्कि हाथ उठाया जाता था। पढ़ाई भी उसने अपने भाई और पापा के निगरानी में ही की। किसी से बात करने के लिए भी उसे सोचना पड़ता था। लड़कों से तो कोसों दूर रहती थी, क्योंकि एक बार गलती से एक लड़का उसे उसके नोट्स मांगने आया और गार्ड ने उसे देख लिया। अगले दिन वो लड़का गायब हुआ। वो अलग और रिधि अपने कमरे में बंद हुई, वो अलग। इन सब के चलते वो कभी कोई दोस्त बना ही नहीं पाए। बहुत मुश्किल से दोबारा क्लासेस के लिए माने थे उसके पापा। क्लास खत्म होते ही एक गार्ड उसे लेने पहुंच जाता था। रिधि ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। फिर एक दिन उसके भाई ने अपने पापा से कहा कि उसे शादी करनी है। लड़की भी उनकी ही पसंद की थी। मधु का बैकग्राउंड काफी अच्छा था, इसलिए मिस्टर मिस्टर बाजवा आसानी से मान गए। रिधि खुश हो गई कि अब कोई तो होगा उसके साथ उसके लिए। पर शादी के तुरंत बाद ही रिधि को मधु के तेवर दिखने लगे। उसे बस खुद से ही प्यार था। रिधि से तो जैसे वो चिढ़ती थी। अपनी सास से भी कुछ से कुछ खास लगाव नहीं था। बस अपने पति और ससुर को ही इम्प्रेस कर रखा था उसने। रिधि को चाहे कितनी भी दिक्कत थी अपनी फैमिली से, पर फिर भी वो खुश थी। अकेली वो खुश थी। फिर उसकी लाइफ में चिंकी आ गई। रिधि चिंकी से बहुत प्यार करती थी और चिंकी भी। एक दिन रात का वक्त था, जब अचानक रिधि की नींद खुली और घबराहट की वजह से वो बालकनी में आ गई। रिधि कुछ देर के बाद बाहर रहने के बाद वापस रूम में जाने के लिए पलटी ही थी, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी। एक गार्ड अपने कंधे में एक बच्चे को डालकर कहीं ले जा रहा था। रिधि की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर वो कुछ सोचकर रूम से बाहर निकल गई। सब सोए हुए थे। हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। रिधि चुपके से बाहर निकली तो एक और गार्ड अपने कंधे में एक बच्ची को लिए बाहर जा रहा था। रिधि ने एक गहरी सांस ली और उस ओर चल दी जहाँ से वो गार्ड आए थे। रिधि ने देखा तो वहां और भी गार्ड्स थे और जमीन में जैसे कोई खुफिया दरवाजा खुला था। रिधि का मुंह बड़ा खुला रह गया। उसे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ कोई सीक्रेट डोर भी है। रिधि को अब कैसे भी करके जानना था कि वहां सब हो क्या रहा है। रिधि ने जैसे ही उन गार्ड्स का ध्यान बटते हुए तो वो फौरन अंदर चले गए, पर उसका पैर सीढ़ियों में ही उलझ गया और वो नीचे जा गिरी। इस आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ खींच गया, पर रिधि अपनी जगह पर शॉक्ड थी। वहाँ बहुत से बच्चे थे जो डरे हुए थे और कुछ आदमी उन्हें इंजेक्शन दे रहे थे, जो फिलहाल रिधि को देखकर रुक गए थे। तभी एक गार्ड भागता हुआ वहां आया और रिधि को वहां से ले जाने लगा, पर रिधि ने उसे खुद से दूर झटक दिया और उसके पास मौजूद उसकी गन ले ली और बोली, क्या कर रहे हो तुम सभी? हाँ, इन बच्चों के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी बोलो, वरना अभी के अभी तुम सबकी जान ले लूंगी। रिधि गुस्से में बोलते हुए बच्चों के पास आए। सबके हाथ बंधे हुए थे, तो उनके हाथ खोलने लगी। साथ ही उसने उन आदमियों पर भी गन पॉइंट कर रखी थी। कुछ ही बच्चों के हाथ खोल पाई थी रिधि के, तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर किसी चीज से हमला कर दिया। रिधि सर पर हाथ रखे फौरन गिर गए। पीछे गुस्से में विराज खड़ा था और बोला, तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? विराज गार्ड्स पर बिगड़ते हुए बोला, सारे बच्चों को तुरंत यहाँ से शिफ्ट करो। विराज ने बाकी के आदमियों से कहा और खुद रिधि को उठाकर वहां से चला गया। सारे आदमी अपने काम पर लग गए और रातों रात बच्चों को उन्होंने वहां से गायब कर दिया। दवाई के नशे के कारण अगली रात रिधि को जैसे ही होश आया, वो लगभग बेड से कूदते हुए बोली, वो बच्चे। पर अचानक कूदने की वजह से वो फर्श पर गिर गए। उसे देख मधु मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। तभी एक आवाज आई, समझाओ अपनी लाडली को, यहाँ वहाँ कम ध्यान दे। कहकर मिस्टर बाजवा और विराज भी चले गए। कमला देव जल्दी से रिधि के पास आई और उसे उठाकर उसने बेड पर बिठाया और बोली, बस इतना ही देखकर तू घबरा गई बच्चे? अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं। तुम्हारे पापा ने ऐसे ही ये इतनी बड़ी हवेली नहीं खड़ी कर ली। इसके पीछे कई मासूमों के खून पसीने लगे हैं। कमला ने रिधि की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा। रिधि अपनी माँ का चेहरा देख रही थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नफरत और कड़वाहट ही नजर आ रही थी। तभी मिस्टर बाजवा ने आकर कमला को उसके बालों से पकड़कर फर्श पर पटक दिया। रिधि एकदम से डर गए। मिस्टर बाजवा ने कमला के पास जाकर उसे वापस से उसके बालों से पकड़कर उठा लिया और कमला के सर पर चोट आ गई थी। ये पहली बार था जब रिधि ने अपने पापा को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा था।
वो बुरी तरह से घबरा गए। पहले जब ऐसी कुछ आवाज़ें आती तो कमला रिधि को कुछ भी बहाना करके टाल देती थी। रिधि भी उन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। रिधि अपनी इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसे ये भी ख़्याल नहीं आया कि वो अपनी माँ को जाकर बचा ले। तभी बाजवा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, समझाने के लिए कहा था, उसे हमारे खिलाफ करने के लिए नहीं। कहते हुए उन्होंने कमला को वहीं पीटना शुरू कर दिया। कमला की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठ खामोश थी। रिधि ये सब देखकर घबरा गई थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और आंखें भी भींच ली। धीरे धीरे आवाजें तेज होने की बजाय बढ़ गई। रिधि के रूम का दरवाजा खुला था, जिस वजह से आवाज बाहर तक जा रही थी। वहीं विराज अपने रूम में था, जहां वहां तक भी आवाजें जाने लगी थी। अब आवाजें सुनकर वो बाहर जाने को हुआ, तभी मधु ने उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? वो माँ। इससे पहले विराज अपनी बात पूरी करता, मधु ने उसके गाल को चूम लिया। तो विराज ने भी मधु को अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों एक दूसरे में खो गए। बाहर से आती आवाजें तो जैसे विराज ने अनसुना ही कर दी। वो दोनों एक दूसरे में इतने खो गए कि उन्हें अपनी छोटी सी बच्ची की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जो घुटनों के बल पालने से उतरने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं उतर पा रही थी। शायद वो अपनी दादी को बचाना चाहती थी, या फिर भूख ही भूख ही उसके रोने की वजह थी। आखिर में चिंकी रो रो कर थक गई और सो गई। विराज और मधु को तो कोई फर्क नहीं पड़ा बाहर से आती आवाजों के बंद होने की। वो दोनों भी सो गए। रिधि अपने बेड पर बड़ी सिसक रही थी और उसकी माँ नीचे पड़ी खामोशी से अपने आंसू बहा रही थी। शायद कोस रही थी वो अपनी किस्मत को। मिस्टर बाजवा अपना गुस्सा निकाल कर जा चुके थे। काफी देर की कमला के बाद रिधि ने अपना सिर उठाया तो देखा कि उसके पापा नहीं है। ये देखकर रिधि जल्दी से अपनी माँ के पास आई। आज वो समझ पाई थी आखिर क्यों उसकी माँ पूरी तरह से खुद को ढकी रहती है। आखिर उन्हें निशान भी तो छुपाने होते हैं, जो उन्हें उनके पति से मिलते हैं, जो प्यार के नहीं बल्कि मार के थे। कमला ने खाली आंखों से रिधि की तरफ देखा। रिधि की आंखों में डर और आंसू देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। रिधि ने तुरंत अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया और रो पड़ी। रात भर रिधि अपनी माँ को नए पुराने जख्म देखकर उन पर दवा लगाकर बस रोती रही। क्या लगता है दोस्तों, क्या कभी रिधि और डेविन फिर से मिल पाएंगे, या फिर रिधि की शादी उस लड़के के साथ करवा देंगे इसके डैड और भाई? वहीं दूसरी तरफ डेविन गोल्डी और देवराज सिंघानिया और रिधि के डैड और भाई को सजा कैसे दिलवाएंगे, ये जानेंगे कहानी के पार्ट 6 में। अगर आप चाहते हैं कि कहानी का पार्ट 6 आते ही आपको पता चल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद।